दुनिया इस वक्त ऐसे मोड पर खड़ी है जहां हर बयान मायने रखता है। ईरान के अंदर विरोध तेज है और बाहर से दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, इसराइल और मध्य पूर्व की हलचलें गाजा तक असर दिखा रही हैं। उधर क्यूबा पर आर्थिक फैसलों की मार पड़ रही है। भारत में वोटर लिस्ट और अयोध्या की घटनाएं अलग अलग सवाल खड़े कर रही हैं। हर खबर बताती है कि आगे की राह आसान नहीं होने वाली। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। ईरान में चल रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी के बाद अब ईरान ने भी खुली धमकी दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल और पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उनके लिए वैध लक्ष्य होंगे। बीबीसी अरबी के मुताबिक रविवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ ने संसद में ये सख्त बयान दिया। ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान पिछले कई सालों में सरकार के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। ईरानी सरकारी टीवी ने संसद सत्र का सीधा प्रसारण किया, जिसमें गलीबाफ ने पुलिस और ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, खासकर बासिस वॉलंटियर फोर्सेज की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बल प्रदर्शनों से कड़ाई से निपटेंगे और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, संसद अध्यक्ष ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पहले हमला करने की सीधी चेतावनी भी दे डाली। ईरान इसराइल को मान्यता नहीं देता और उसे कब्जाई गई फलस्तीनी जमीन मानता है। गलीबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल के कब्जे वाले इलाके, इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अड्डे और जहाज ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही नहीं करेगा, बल्कि अगर खतरे का ठोस संकेत मिला तो पहले ही हमला कर सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक गलीबाफ ने दावा किया कि ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ 4 मोर्चों पर लड़ रहा है: आर्थिक, बौद्धिक, सैन्य और आतंकवाद के खिलाफ। उधर अमेरिका में भी बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि ईरानी जनता का लंबा दुस्वप्न अब खत्म होने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी हिम्मत और संघर्ष की सराहना करते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने यहां तक लिखा, मदद आ रही है। इससे पहले ग्राहम ने ईरान की सत्ता को चेतावनी दी थी कि ईरानी जनता पर की गई क्रूरता का जवाब जरूर दिया जाएगा। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हस्तक्षेप की मंशा जता चुके हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान आजादी की तरफ इस कदर देख रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए सैन्य विकल्प पेश किए गए थे, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर इसराइल हाई अलर्ट पर है। सूत्रों का कहना है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। द इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि ईरान के अंदर आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। नॉर्वे स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि बीते 2 हफ्तों में हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 192 लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी फारसी के मुताबिक संगठन का कहना है कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से सही आंकड़े जुटाने में दिक्कत आ रही है और असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ अनुमानों के मुताबिक मृतकों की संख्या सैकड़ों में 2000 से ऊपर भी हो सकती है। मानवाधिकार संगठनों ने हालात पर गहरी चिंता जताई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल की अपील की है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा को खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा या तो समझौता करे, वरना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला से क्यूबा जाने वाला तेल और पैसा पूरी तरह बंद किया जाएगा।
बताया जाता है कि वेनेजुएला रोजाना करीब 35,000 बैरल तेल क्यूबा भेजता रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि क्यूबा सालों से वेनेजुएला के तेल और पैसों पर जीता रहा और बदले में वहां की तानाशाही को सुरक्षा सेवाएं देता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि क्यूबा को कोई तेल नहीं मिलेगा और न ही कोई पैसा। ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी देते हुए कहा कि देर होने से पहले समझौता कर लेना ही बेहतर होगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि समझौते की शर्तें क्या होंगी या क्यूबा को किस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ेगा। क्यूबा सरकार का कहना है कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुई अमेरिकी कार्रवाई के दौरान उसके 32 नागरिक मारे गए थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान से जुड़ी अफवाहों पर अब स्थिति साफ कर दी गई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने उन खबरों को झूठ बताया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी पुलिस ने दंगों और तोड़फोड़ के मामलों में कुछ अफगान और भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के हालात को लेकर कुछ विदेशी अकाउंट्स से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। राजदूत ने लोगों से अपील की कि ऐसी खबरों पर भरोसा न करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें। उन्होंने उस वायरल पोस्ट का भी जिक्र किया जिसमें अबादान और खूजस्तान में 10 अफगान और 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। राजदूत के खंडन के बाद साफ हो गया है कि ये दावे बेबुनियाद हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत की तकनीकी और रणनीतिक जरूरतों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। अश्विनी वैष्णव यहां क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अहम बैठक की मेजबानी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कर रहे हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि वे वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और क्रिटिकल मिनरल्स पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने साफ किया कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षित और मजबूत क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बेहद जरूरी है। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच तकनीक, संसाधन और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अगली खबर गाजा से है। गाजा की कड़ाके की ठंड अब मासूम जिंदगियों को निगल रही है। सिर्फ 2 महीने का बच्चा मोहम्मद अबू हरबिद इस सर्दी का ताजा शिकार बन गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अल रंतिसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे की मौत हाइपोथर्मिया यानी भीषण ठंड की वजह से हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय में सूचना विभाग के निदेशक जाहिर अल वाहिदी ने बताया कि बच्चे का शरीर ठंड सहन नहीं कर पाया। इस मौत के साथ ही नवंबर 2025 से अब तक गाजा में ठंड से मरने वाले बच्चों की संख्या 4 हो चुकी है। वहीं अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक 12 बच्चे सर्दी की वजह से जान गंवा चुके हैं। तेज बारिश, ठंडी हवाएं और लगातार गिरता तापमान, इन हालातों में हजारों विस्थापित परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। न तो सही पनाह है, न गर्म कपड़े और न ही जरूरी सुविधाएं। इस मानवीय तबाही की सबसे भारी कीमत बच्चे और बुजुर्ग चुका रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग और विरोधाभासी आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया गया, जबकि पंचायत चुनाव के लिए अलग एसआईआर हुआ और हैरानी की बात यह है कि दोनों प्रक्रियाएं एक ही बीएलओ के जरिए पूरी की गईं। अखिलेश यादव के मुताबिक विधानसभा चुनाव के एसआईआर के बाद प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2,89,00,000 घटकर 12,56,00,000 रह गई। वहीं पंचायत चुनाव के एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12,69,00,000 हो गई। उन्होंने निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल किया कि जब दोनों एसआईआर एक साथ हुए तो दोनों आंकड़े एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 से ज्यादा मतदाता दर्ज किए गए हैं।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि कटे हुए नामों में 46 लाख से ज्यादा मतदाता, 2 करोड़ से अधिक स्थानांतरित लोग और 25 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश के मामले पर अब पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने साफ कहा है कि इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई है। पीटीआई के मुताबिक डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि वह व्यक्ति मंदिर परिसर में दाखिल हुआ था और वहां दर्शन के समय किसी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता। जब उस व्यक्ति ने आपत्तिजनक हरकत की तो उसे तुरंत पुलिस चौकी लाया गया और वेरिफिकेशन किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई। एक और खबर देखिए, इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति को राम मंदिर परिसर के भीतर कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक रोके जाने पर उस व्यक्ति ने नारे लगाए, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई। एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे ने बताया कि व्यक्ति की पहचान अहमद शेख के रूप में हुई है, जो कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है। वहीं परिवार का दावा है कि अहमद शेख मानसिक रूप से बीमार हैं। परिजनों ने इस दावे के समर्थन में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।